छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट ऑनर्स के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोगों के अध्ययन का टॉपिक होगा ब्रांच अकाउंट, अर्थात शाखा खाते। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। तो हम लाभ कैसे कमा सकते हैं? हमारी बिक्री अधिक हो तभी हमें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यापार का आकार बड़ा हो, अर्थात इसका फैलाव दूर दूर तक हो, पूरे देश में या विदेशों तक हो तो और बड़ा व्यवसाय हो सकता है। लेकिन सामान्य व्यवसाय भी यह चाहता है कि कई जगहों में या कई शहरों में उसका व्यवसाय फैले। तो ऐसी स्थिति में तभी व्यवसाय की बिक्री बढ़ सकती है तथा ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है, जबकि हमारी अधिक से अधिक जगहों पर हमारी वस्तु पहुंच सके। तो इसके लिए एक तरीका तो है कि हम एक जगह से ही बीच में मध्यस्थों को रख करके हम होलसेल के रूप में दें वस्तु को, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि हमारी ही वस्तु दूसरे होलसेलर लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए बाजार में बहुत विकल्प रहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यवसायी यह चाहता है कि हम विभिन्न शहरों तथा केंद्रों या अगर व्यवसाय का पैमाना बड़ा हो तो विदेशों में भी कार्यालय खोलें और कार्यालय खोल करके वहां पे हम अपने वस्तु को वहां तक पहुंचाएं। ऐसा करने पर ही विभिन्न क्षेत्रों के ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने एवं मध्यस्थों को समाप्त करने का कार्य किया जा सकता है। व्यापारी भिन्न भिन्न जगहों पर अपने कार्यालयों पर माल भेजकर अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास करता है। इन्हें ही ब्रांच या शाखा कहा जाता है, क्योंकि अगर हम दूसरे को माल बेच देते हैं तो फिर हमारा वहां का अधिकार खत्म हो जाता है। वो अपने ढंग से माल की बिक्री करेगा। अगर माल बिका तो ठीक, नहीं बिका तो फिर दूसरी बार से, या कम बिक रहा है तो दूसरी बार से हमारे यहां से खरीदना बंद कर देगा या कम कर देगा। तो व्यवसाय का यह एक रूप है कि जगह जगह ब्रांचेस खोल करके और उस तरह से अपने वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाया जाए। उदाहरण स्वरूप हम लोग बाटा की जो जूते की दुकानें हैं, हम देखते हैं कि प्रायः सभी छोटे छोटे शहरों में भी ये होती है, और उसमें जो बेचने वाले होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वे सब बाटा के एम्प्लॉय रहते हैं। उसी तरह से मफतलाल ग्रुप की दुकानें या रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड आदि के द्वारा भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो यह एक कंसेप्ट है अपने वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचने का, इसे ही हम ब्रांच कहते हैं। अब कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 2A के अनुसार एक कंपनी के संबंध में शाखा से अभिप्राय, क्या अभिप्राय है शाखा से, अब यहाँ हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका अभिप्राय पहला है कि कंपनी द्वारा वर्णित किसी प्रतिष्ठान, अर्थात कंपनी में जिसे खोला हो जिस प्रतिष्ठान को, अथवा किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है जो वही कार्य
अथवा लगभग वैसा ही कार्य संपादित करता है जो मुख्य कार्यालय द्वारा संपन्न होता है। और तीसरा, किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है जो उत्पादन विधियन मतलब को इंग्लिश में प्रोसेसिंग कहते हैं, तो प्रोसेसिंग अथवा मैन्युफैक्चरिंग से संलग्न है। तो ये 3 शर्तें हैं ब्रांच के लिए। तो इस प्रकार हम भिन्न भिन्न जगहों पे शाखाएं खोल दी जाती हैं एवं इसका एक जगह पर मुख्य कार्यालय रहता है और मुख्य कार्यालय द्वारा ही सभी शाखाओं को निर्देशित किया जाता है, अर्थात कंट्रोल मुख्य कार्यालय के पास होता है और बाकी बिक्री का कार्य ब्रांचेस का होता है। शाखाओं के संबंध में जो खाते होते हैं वे प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में रखे जाते हैं, जिसमें शाखा के लाभ तथा वित्तीय नीति की जानकारी हो सके। इससे ही हम ब्रांच अकाउंट, चूंकि के पूर्व में तो हम लोगों ने ब्रांच की परिभाषा समझा कि ब्रांच क्या है। अब हम चर्चा करेंगे ब्रांच अकाउंट की, क्योंकि हम लोग अकाउंट के विद्यार्थी हैं और हर जगह हमें खाता बही का ही ध्यान रखना होता है। तो अब ब्रांच अकाउंट, अब यहां पे हम बात करेंगे कि ब्रांच अकाउंट के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। तो इसका पहला उद्देश्य है कि प्रत्येक शाखा के अलग अलग लाभ ज्ञात करना, क्योंकि अब हेड ऑफिस एक जगह है, ब्रांचेस कई अलग अलग जगहों में या अलग अलग शहरों में या अलग अलग देशों में है। तो हेड और कंट्रोलिंग पावर हेड ऑफिस के पास है, तो हेड ऑफिस प्रत्येक शाखा का अलग अलग लाभ ज्ञात करेगी। या तो शाखा द्वारा लाभानी बनाया जाएगा अथवा शाखा सिर्फ रिपोर्ट भेज देगी और वह हेड ऑफिस या मुख्य कार्यालय द्वारा ही तैयार किया जाएगा। इसका आगे हम अध्ययन करेंगे जब ब्रांच के टाइप्स देखेंगे तो, लेकिन यहां हम यही समझें कि इसका पहला ऑब्जेक्ट है कि प्रत्येक शाखा के अलग अलग लाभ ज्ञात करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट है कि लेखांकन अवधि के अंत में प्रत्येक शाखा की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। तीसरा, शाखा के कार्यकलापों के नियंत्रण में सहायता प्रदान करना। अब शाखा जो भी कार्यकलाप क्या है शाखा का, तो माल की बिक्री करना अधिक से अधिक और वहां जो भी खर्च होते हैं उन खर्चों को करना, आवश्यकता और समय समय पर हेड ऑफिस को रिपोर्ट करते रहना। तो उसमें जो है उसको क्या कर रही है, समय पर कर रही है या नहीं कर रही है, इस तरह का नियंत्रण में जो है सहायता पहुंचती है ब्रांच अकाउंट बनाने। फिर चौथा, विभिन्न शाखाओं की रोकड़ एवं राहतिया की आवश्यकता की जानकारी रखना। अब हेड ऑफिस के द्वारा प्रत्येक ब्रांच से, अब जितनी बड़ी मान लीजिए किसी की 1, 2, 3, 4 या कई शाखाएं हो सकती हैं, जिस तरह का व्यवसाय होगा उतनी शाखाओं की संख्या होगी। तो ऐसी स्थिति में सभी शाखाओं का कैश का क्या पोजीशन है और स्टॉक की क्या स्थिति है वहां की, इसकी जानकारी रखी जाती है ब्रांच अकाउंट के द्वारा। इसके बाद पांचवा, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के अंतर्गत अंकेक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना। अब उस ब्रांच अकाउंट के द्वारा सारी जानकारी हेड ऑफिस को प्राप्त होती है, तो अब उस आधार पर जो है 1956 की धारा 228 के अंतर्गत जो अंकेक्षण करने की जो शर्तें हैं उन्हें पूरा किया गया है या नहीं, यह ध्यान रखना। छठा, शाखाओं की लाभ हानि तथा संपत्तियों एवं दायित्वों को अंतिम खाते में सम्मिलित करना। अब शाखाओं द्वारा या तो समूचा विवरण भेज दिया जाएगा हेड ऑफिस को या लाभ हानि खाता या बैलेंस शीट बना करके भेजा जाएगा। लेकिन
हेड ऑफिस भी अपने यहाँ, चूंकि वो सभी का मिलाकर के एक जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी प्रत्येक ब्रांच का। एक तो अलग अलग होगा और दूसरा होगा सबका कंसोलिडेटेड, ताकि उसको पता चल सके कि प्रत्येक ब्रांच से इंडिविजुअली क्या प्राप्त हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ और पूरे हमारे व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हुआ। इन सबों की जानकारी के लिए यह बनता है। इसके बाद 7वां, मैनेजर को दिए कमीशन की गणना करना। यह शाखा के लाभ के आधार पर दिए है। प्रायः अपने मैनेजर को हेड ऑफिस द्वारा या व्यवसायी द्वारा यह तय कर दिया जाता है कि बिक्री के अनुपात में आपको कमीशन दिया जाएगा, ताकि वह अधिक से अधिक बिक्री करने के लिए ब्रांच को उत्प्रेरित कर सके। तो उसकी चर्चा इसमें रहती है। 8वां, विभिन्न शाखाओं की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव देना। अब समय समय पर शाखाओं की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखा जाता है, देखा जाता है कि शाखाओं ने किस तरह से कार्य किया है, अपने कार्य को सही ढंग से सही समय पर संपादित किया या नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कमी दिखलाई पड़ती है, मान लीजिए कोई शाखा बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, दूसरी शाखा उस ढंग से नहीं कार्य कर पाती है, तो वैसी स्थिति में उनको उन सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देना ब्रांच अकाउंट से संभव हो पाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ब्रांच अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या है। तो यही उद्देश्य है। अब हम चर्चा करेंगे टाइप ऑफ ब्रांच, इसके भेद, ब्रांच के प्रकार कितने होते हैं या इसके भेद कितने हैं, कितने तरह की ब्रांच होती है। तो ब्रांच मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, देसी शाखाएं और विदेशी शाखाएं। देसी इनलैंड जिसको कहते हैं, जो कि अपने देश के अंदर शाखाएं हों, और अगर देश के बाहर में शाखाएं हैं तो वे विदेशी शाखाएं कहलाती हैं। यहाँ हम लोगों के सिलेबस में स्पेशली देसी शाखाओं पर ही फोकस करना है, उसी का अध्ययन करना है। यहाँ विदेशी शाखाओं की शाखा जो है वह हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। हालांकि वे भी होती हैं, जब जरूरत आवश्यकता पड़ेगी तो उसका भी अध्ययन किया जाएगा, लेकिन अभी हमारा फोकस होगा इनलैंड ब्रांचेस पर, देसी शाखाओं पर। अब हम देसी शाखाओं की बात करते हैं तो देसी शाखाएं जो हैं वे भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला डिपेंडेंट ब्रांच अर्थात आश्रित शाखाएं, और दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच स्वतंत्र शाखाएं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक तो पहला तो है कि हमारा डिपेंडेंट ब्रांच, आश्रित शाखाएं। तो ऐसी शाखाओं को पूरी छूट नहीं रहती है, आजादी नहीं रहती है। ये ज्यादा मामलों में हेड ऑफिस पर भी ही निर्भर करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन से चलेंगे, उसके अनुसार सारा कार्य करेंगे। इसमें भी है कि इसमें पहला है कि मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाएं, अर्थात मुख्य कार्यालय द्वारा लागत मूल्य पर ब्रांच को माल भेज दिया जाता है। और दूसरा है कि मुख्य कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाएं। एक तो हो गया कि लागत मूल्य पर माल भेजा जाता है, वैसी शाखाओं का हम वर्णन करते हैं। और दूसरा है हमारा कि मुख्य कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाएं। बीजक मूल्य, इसे अंग्रेजी में इनवॉइस प्राइस कहा जाता है।
कॉमर्स के विद्यार्थी के रूप में हम लोग यह समझें कि बीजक मूल्य जो इनवॉइस प्राइस इनवॉइस किया हुआ होता है, इसका मतलब है कि उसमें जो उसका वास्तविक मूल्य है, जो इसके पूर्व में हम लोगों ने बात किया कि लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य से मूल्य बढ़ा करके लिखा हुआ रहता है, अर्थात उसमें कुछ प्रॉफिट का भी भाग जोड़ दिया जाता है, उसे ही बीजक मूल्य कहा जाता है। मुख्य कार्यालय द्वारा ऐसा इसलिए कभी कभी इसलिए किया जाता है कि मुख्य कार्यालय यह नहीं चाहती है कि हमारे ब्रांच को यह इसके हमारे वास्तविक प्रॉफिट का पता चले, जो है वास्तविक लाभ क्या हुआ, क्योंकि लाभ अधिक होने पर हो सकता है कि मुख्य कार्यालय ब्रांच द्वारा अधिक कमीशन की मांग की जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मुख्य कार्यालय या व्यवसायी यह नहीं चाहता है कि हमारे वस्तु की असली लागत का पता चल पाए, तो वैसी स्थिति में उसको इनवॉइस कर देता है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिपेंडेंट ब्रांच को माल जो भेजा जाता है वो कैसे कैसे भेजा जाता है, दो तरीके से। एक तो हो गया कि मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर प्राप्त करने वाली शाखाएं, और दूसरा हो गया कि मुख्य कार्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाएं। अब हम चर्चा करेंगे मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली शाखाओं की। इसमें भी दो तरह की शाखाएं होती हैं। एक होता है कि केवल नगद बिक्री करने वाली शाखाएं। हेड ऑफिस अगर कहीं नई शाखा खोलता है तो प्राय वो कोशिश करता है कि उसे वहां उस शाखा को सिर्फ नगद बिक्री करने का अधिकार दिया जाए। अब उस शाखा का कार्य होता है कि हेड ऑफिस द्वारा जो माल गया है उस माल को वह सिर्फ बेचे, उसे खर्च करने का अधिकार नहीं होता है, और नगद बेचे, सिर्फ बेचना भी है तो नगद बेचना है। यहां तक कि हेड ऑफिस बाकी जो खर्च हैं ब्रांच के, उन जैसे ऑफिस का ब्रांच ऑफिस होगा तो उसका एक्सपेंसेस या स्टेशनरी का या वहाँ के कर्मचारी का वेतन वगैरह, वो सब कुछ जो है हेड ऑफिस द्वारा किया जाता है। या तो हेड ऑफिस भेज देती है कुछ खर्चों के लिए, राशि भेज देगी, माल भेज देगी और साथ साथ खर्च करने के लिए राशि भी भेज देगी, क्योंकि उस ब्रांच को अपने बिके हुए माल से जो प्राप्त रकम है उसमें से खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। तो और दूसरा है कि नगद एवं उधार बिक्री करने वाली शाखाएं। कुछ ऐसी भी शाखाएं होती हैं जो कि जिन्हें यह अधिकार दिया जाता है कि आप ठीक है, आप नगद और उधार दोनों बेच सकते हो। तो अब इस तरह से हम चर्चा करेंगे कि जो डिपेंडेंट ब्रांच हैं उनको कैसे हम क्लेरिफाई करेंगे। तो हम लोग चर्चा किए कि नगद बेचने वाले के लिए क्या किया जाता है। तो नगद बेचने वाले में जैसा कि हम लोग देखे कि इन शाखाओं को बेचने हेतु माल जो है मुख्य कार्यालय द्वारा भेजा जाता है। सेवाओं की पूर्ति, इनके व्ययों का भुगतान आदि सब मुख्य कार्यालय के द्वारा होता है। शाखा बही खाते नहीं रखती तथा लेन देन से संबंधित सभी अभिलेख मुख्य कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं। शाखा आवश्यक सूचनाएं या विवरण मुख्य कार्यालय को भेज देती है और शाखाओं के पास सिर्फ निम्न पुस्तकें रखी जाती हैं। कुछ पुस्तकें तो रखना ही होगा, हिसाब चूंकि जो ही पैसे की लेन देन की बात है तो वैसी स्थिति में तो कुछ छोटी छोटी पुस्तकें जैसे पेटी कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और कस्टमर लेजर, कस्टमर का जो खाता बही होता है वो सब रखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे जो दूसरे प्रकार की शाखाएं हैं जिन्हें बीजक मूल्य पर माल भेजा जाता है। तो बीजक मूल्य पर माल भेजा जाता है तो जो है अब वहां से जब माल बेच करके शाखा
वापस भेजती है हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस अपने यहाँ अब उसका कॉस्ट प्राइस का हिसाब और इनवॉइस प्राइस का अलग अलग हिसाब कर लेती है, क्योंकि वह एक निश्चित परसेंटेज पर भेजा जाता है, जैसे 20%, 25% या 30% बढ़ा करके इनवॉइस करके भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वापस आने पर, बिक्री के बाद वापस आने पर जो है हेड ऑफिस उस अपना हिसाब कर लेती है कि हमने कितना दिया। अब हम चर्चा करेंगे कि अकाउंटिंग कनेक्टेड विथ डिपार्टमेंटल ब्रांचेस। शाखाओं के संबंध में मुख्य कार्यालय में की जाने वाली या अपनाई जाने वाली लेखांकन विधि जो है शाखा के आकार एवं लेन देन की प्रकृति एवं नियंत्रण की सीमा पर निर्भर करती है। अर्थात जो मुख्य कार्यालय में जो लेखांकन विधि है, तो जो है वो किस आकार का, व्यवसाय किस आकार का है, क्योंकि व्यवसाय का आकार बड़ा होगा तो लेखांकन विधि उसके अनुसार रखी जाएगी, या अगर छोटा आकार होगा व्यवसाय का तो उसके अनुसार रखी जाएगी। उसी तरह लेन देन की प्रकृति एवं नियंत्रण की सीमा पर निर्भर करती है। मुख्य कार्यालय शाखाओं के खातों को निम्न प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली के आधार पर रख सकता है। अर्थात इसकी कई प्रणालियां हैं, उसमें से कोई एक प्रणाली अपनाया जा सकता है। जैसे पहला है कि सिंपल और डेटर मेथड, दूसरा है फाइनल अकाउंट मेथड, तीसरा स्टॉक एंड डेटर मेथड, और चौथा है होलसेल ब्रांच सिस्टम। तो यह तो हो गया डिपेंडेंट ब्रांच। अब हम चर्चा करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच की, जो स्वतंत्र शाखाएं हैं। तो जैसा कि हम इसके नाम से ही देख रहे हैं कि यह स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं वो जितना माल बेचे उतना अपने ही स्वयं खर्च कर दे, अपने ही कर दे और हेड ऑफिस को वापस राशि न भेजे, ऐसा नहीं है। ऐसा डिपेंडेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मालिक तो व्यवसायी ही है और उसका सारा देखरेख हेड ऑफिस में होता है। तो वैसी स्थिति में ब्रांच को जो भी बिक्री होगी उस बिक्री को वापस तो हेड ऑफिस को देना ही है, लेकिन कुछ मामले में इन्हें स्वतंत्र किया गया है। जैसे हम कहा जाता है कि इन शाखाओं में यद्यपि मुख्य कार्यालय द्वारा माल भेजा जाता है, परंतु उन्हें इस बात की स्वतंत्रता रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर माल को स्वयं क्रय कर लें। क्योंकि मान लीजिए अचानक माल का स्टॉक खत्म हो गया, अब जब तक हेड ऑफिस से आने का माल इंतजार किया जाएगा उतने दिनों तक तो वहां अब कोई लेन देन नहीं होगा, क्योंकि माल है ही नहीं। तो अगर उपभोक्ता वापस होते हैं आकर के ब्रांच से, तो इसका बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता किसी एक जगह पर बहुत स्थिर रहने वाली प्रवृत्ति का नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में वे दूसरी जगह से जाके माल लेना शुरू करेंगे, वहां के ग्राहक बन जाएंगे। तो इसलिए स्वतंत्र शाखाओं को, इंडिपेंडेंट ब्रांच को हेड ऑफिस द्वारा यह छूट दी गई है कि यदि कभी आवश्यकता पड़े तो वह स्वयं क्रय कर ले, और तब जब तक माने हेड ऑफिस से माल जाने का इंतजार न करके न क्रय कर, तब तक वहां का काम चलावे, और जब फिर हेड ऑफिस से माल पहुंच जाएगा तो फिर वो अपना ढंग से बिक्री करेगा। और वे इसके संबंध में उचित व्यय भी कर सकते हैं। ब्रांच से संबंधित पहले वाले में था, डिपेंडेंट में था कि उसे खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया, हालांकि उसमें भी कुछ सीमा तक खर्च करने का अधिकार है किसी किसी ब्रांच को, जिस पर विश्वास हो जाता है हेड ऑफिस को। लेकिन यहाँ खास करके इंडिपेंडेंट ब्रांच में जो है उसको खर्च करने का अधिकार दिया जाता है।
बिक्री द्वारा प्राप्त राशि तुरंत मुख्य कार्यालय को न भेजकर अपने यहाँ अपने खाते में रख सकती है और उचित समय आने पर या हेड ऑफिस को आवश्यकता होने पर उस हेड ऑफिस के द्वारा मांग किए जाने पर कार्यालय को भेजती है, और या तो फिर एक जो उचित समय महीना 15 दिन पर 1 महीने पर, ऐसा नहीं कि नहीं तुरंत माल बिका और तुरंत पैसा वापस हेड ऑफिस को कीजिए। जबकि डिपेंडेंट ब्रांच में ऐसा ही है, वहां बस बेची अपने ने रखना है, सीधे जो है वापस भेज दीजिए, क्योंकि उनको खर्च के लिए भी पैसा भेजा जाता है हेड ऑफिस द्वारा। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए वह माल को बेच करके यहाँ उसको छूट दी गई है कि आप बेच करके रखिए कैश को अपने अकाउंट में, माने ब्रांच के अकाउंट में, और फिर समय पर उचित समय पर जो है वापस हेड ऑफिस को भेज दिए। ये शाखाएं मुख्यतः कार्यालय द्वारा निर्धारित नीतियों के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनका जो कार्य करने का ढंग जो होगा वह हेड ऑफिस जो मुख्य कार्यालय है उसी के नीति पर ये भी कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि अपनी अलग से कोई नीति बनाएंगे, बस कुछ मामलों में इन्हें स्वतंत्र किया गया है। और शाखा के लाभ हानि का हकदार मुख्य कार्यालय ही होता है, क्योंकि असली तो वही है, परंतु इनका हिसाब किताब स्वतंत्र रहता है। वर्ष के अंत में ये अपना तलपट बनाती हैं और इसे समामेलन के लिए मुख्य कार्यालय को भेज दिया जाता है, एवं आर्थिक चिट्ठा भी बनाने के लिए ये स्वतंत्र होती है। अब कहने का तात्पर्य है कि ये अपना लाभ हानि खाता बनाएंगी, अपना आर्थिक चिट्ठा बनाएंगी, और बना करके अब वहां इनकॉर्पोरेट कहा जाता है, समामेलन इनकॉर्पोरेट करने के लिए हेड ऑफिस को भेजेगी। हेड ऑफिस अपने यहाँ जो है इनके आर्थिक चिट्ठे को, इनके लाभ हानि खाते को दिखेगी, और अपने यहाँ जो है अपने ढंग से उसकी मदद से अपना खाता बही तैयार करेगी। तो छात्रों, यही है ब्रांच अकाउंट। और जहां तक बात है जो हम लोगों ने किया कि जो ब्रांचेस 2 तरह के, तो एक तो देसी शाखा और विदेशी इनलैंड ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस। तो हम लोग के अध्ययन का विषय इनलैंड ब्रांचेस, देसी शाखा था, क्योंकि हमारे सिलेबस में देसी शाखाओं के बारे में ही लिखा हुआ है, विदेशी शाखाओं का नहीं। इसलिए चूंकि परीक्षा के ख्याल से हमें सिर्फ देसी शाखाओं पर ही अपने अध्ययन को केंद्रित करना है। तो आज हम लोग यहीं अपना अध्ययन कार्य समाप्त करते हैं, और इस उम्मीद के साथ मैं अपना व्याख्यान भी समाप्त करता हूं कि आप लोग को यदि कोई शंका हो, इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर हमें सूचित करेंगे, ताकि हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे उसमें, या आपके प्रश्नों का, आपके मन में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं। धन्यवाद।